हेलो एवरीवन, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 22 को सॉल्व। सेट नंबर रीजनिंग के सेट नंबर 22 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे होने वाले किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, चलिए। कह रहा है यहाँ पे पहले में कि जिस प्रकार भारत का संबंध चीता से है, उसी प्रकार नेपाल का संबंध किससे है। जैसे पहला शब्द जो है वो दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार जो है ये दूसरा वाला तीसरा जो शब्द है वो किससे संबंधित होगा। तो भारत और चीते की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो चीता है। ओके, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो चीता है। उसी तरह नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो नेपाल की राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे भारत का संबंध चीता से है, उसी तरह नेपाल का संबंध जो है गाय से है, क्योंकि नेपाल की जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है और भारत का चीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जिस प्रकार टेबल को 72, 62, 51, 52 और 2 लिखा जाता है, फॉर्म्स को जो है 21, 12, 91, 48 से संबंधित किया जाता है, उसी प्रकार चेयर को किस प्रकार से संबंधित किया जाएगा। हमें करना क्या है कि किसी एक को, जैसे ये टेबल और जो हमारा फॉर्म्स दिया है उसमें से किसी एक को उठाकर हमें इसका कोड समझना है कि कैसे बना है, उसके बाद हम चेयर को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए पहले टेबल को उठाते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे जो है वो कोडित किया गया है। ओके, चलिए TABLE टेबल है। तो टेबल को क्या लिखा है, 72, 62, 51, 522। ठीक है। अच्छा, एक बात देखो आप, अगर हम T के अपोजिट में जाएं तो T का अपोजिट क्या होता है, G होता है। A के अपोजिट में जाए तो क्या होता है, Z होता है। अगर B का अपोजिट देखें हम तो क्या होगा, Y होगा। L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। और E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। ओके, एक बात आप समझो, अगर अल्फ़ाबेट में G के नंबरों की हम बात करते हैं तो कितना होता है, 7 होता है। Z के नंबरों की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 26 होता है। Y के नंबरों की अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट में तो ये 25 नंबर्स पे आता है। O के नंबरों की अगर हम बात करें तो ये हमारा 15 नंबर पे आ जाएगा। और V की बात करें तो ये 22 नंबर पे हमारा जो है V आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे चेक कीजिए, 7, 26, 25, 15 और 22, 7, 26, 25, 15 और 22, यानी कि टेबल का जो कोड है यहाँ से हमने पा लिया कि कैसे निकालना है। यानी कि जो संख्या जो हमें अल्फ़ाबेट दी हुई है उसका हमें अपोजिट करके और अपोजिट वाले का नंबर जो है हमें वो पता करना है। ओके, तो चलिए पता कर लेते हैं चेयर का। हाँ, CHAIR चेयर का। पहले हम चेयर को अपोजिट करते हैं तो C का अपोजिट अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा, तो C का अपोजिट अगर हम देखते हैं तो हो जाएगा X। H का अगर आप अपोजिट देखो तो S होता है। A का पता ही है, Z हो जाएगा। I का होता है R, तो R का क्या हो जाएगा, R का हो जाएगा I। ठीक, ये हम समझ गए। तो चलिए निकाल लेते हैं अब इसका। X कितने स्थान पे आता है, तो X हमारा जो है अगर हम कोडिंग करें तो 24 नंबर पे आता है। S किस नंबर पे आएगा, तो S जो हमारा है वो 19वें नंबर पे आएगा। Z जो है हमारा 26 नंबर पे आएगा। R जो है हमारा वो कितने नंबर पे आएगा, तो R की बात करें तो 18 नंबर पे आएगा। और I जो है वो 9 नंबर पे आता है। यानी हमें कोड के रूप में क्या मिला, 24, 19, 26, 18, 9। अगर ऐसा कोई है इसमें तो हम टिक करें। तो 24, 19, 26, 24 कहाँ है, 24, 19, 26, 18, 9 ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो चेयर का जो ये संबंध निकल के आ रहा है 24, 19, 26, 18, 9, ये ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, कैसे करना है आप लोगों ने समझ लिया कि पहले जो हमें अल्फ़ाबेट दी हुई है उसका अपोजिट करना है और उस अपोजिट वाले का हमें जो है वो नंबर लिख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से असंगत है, 3 जो है संगत है, जो एक असंगत है ना उसी का हमें पता लगाना है।
यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्री है और एनिमेशन है। अगर आप फिल्मों की, डॉक्यूमेंट्री की और एनिमेशन की बात करो तो दोस्तों ये पर्दे पर चलाई जाती है। डॉक्यूमेंट्री फिल्में पर्दे पे चलाई जाती है, एनिमेशन भी पर्दे पे कार्टून के रूप में चलाई जाती है और फिल्में भी पर्दे पे ही चलती हैं। ये चलचित्र का विषय हो गया। जबकि जो हमारा यहाँ पे दे रहा है कॉमिक्स, जो एक अलग से कॉमिक्स है। कॉमिक्स एक प्रकार की मैगजीन आती थी जो जिसपे कार्टून और चित्र बने होते थे कॉमिक्स की। जो हम छोटे जब थे ना तो कॉमिक्स पढ़ते थे। तो ये चलचित्र पे तो चलाने वाली चीज़ है नहीं, ये तो किताबों में छपे हुए होते पन्नों पे। तो सबसे अलग क्या है, तो सबसे अलग जो है कॉमिक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अगर अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये तो देखते ही समझ में आ गया कैसे होना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, पर इसको नोट डाउन कर लेते हैं। 5, 6, 10, 12, 15 क्वेश्चन मार्क 20 एंड 24। आप ध्यान से देखिए इसे कैसे करना है। दोस्तों एक चीज़ देखो, आप 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है और 12 के बाद 15 है। ऑड भी है, यहाँ पे इवन भी है, दो तरह की संख्याएं हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 से 10 हुआ है, 10 से कितना हुआ है, 15 हुआ है, 15 से कितना हुआ है, 20 हुआ है। यानी कि ये संख्या जो है 5 का टेबल हो सकती है ना। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ओके, चलिए ये वाला हुआ। ऊपर वाला अगर हम चेक करें तो देखो 6 है, 6 दूना 12। अगर यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 6 18 और 6 चौके के 24। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या फिट आएगी, तो यहाँ पे 18 जो है हमारा फिट आएगा, क्योंकि नीचे जो है वो 5 का टेबल रिपीट हो रहा है और ऊपर जो है वो 6 का टेबल रिपीट हो रहा है। तो 6 के टेबल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। या ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि देखिए 5 का यहाँ पे अंतर है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है, 10 और 15 में भी 5 का डिफरेंस है, 15 और 20 में भी 5 का डिफरेंस है। तो नीचे 5 का डिफरेंस चल रहा है। और अगर ऊपर की बात करें तो देखो आप 6 और 12 में 6 का डिफरेंस है, 12 और 18 में भी 6 का डिफरेंस है और 18 और 24 में भी 6 का डिफरेंस है। यानी 6 का टेबल ही होगा, आपको जैसे दिमाग में क्लिक कर जाए उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, करें कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि जो ये हमें साइन दिया हुआ है ऐसे, ये 3 साइन मिलकर क्या हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर ले जो 3 बार ऐड करने के बाद 12 हो जाए। तो अगर हम इसके बराबर 4 कर दें तो आप देखो 4 4 8 और 4 3 12 हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ये वाला हमें सिंबल दिया हुआ है, ये वाला, इस सिंबल का क्या है, 15 है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लेके 15 हो जाए, तो अगर हम 5 5 और 5 5 ये 15 हो गया। और यहाँ पे कितना है, 6 है। ये वाली संख्या जो है, ये थोड़ा सा मैं डार्क कर दिए देता हूँ, ये 6 है और 6 लाना है इन तीनों को ऐड करके। तो अब 2 2 2 2 2 4 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमें पूछ क्या रहा है कि इन तीनों का ऐड करने के बाद क्या आएगा। तो जो ये वाला साइन है इस पे कितने नंबर, ये वाला साइन कितने के बराबर है, तो ये 4 के बराबर है। जो ये वाला साइन है षष्ठकोण वाला, ये कितने के बराबर है, तो ये 5 के बराबर है। और जो हमारा वृत्त दिया हुआ है वो कितने के बराबर है, वो 2 के बराबर है। ऐड कर लीजिए, 5 और 9 और 2 11। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 11 आ जाएगा। 11 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट है। ठीक है, ओके, चलिए कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जो डॉटर दिया हुआ है हमें, जो हमें अक्षर, जो हमें शब्द दिए हुए हैं, जो वर्ड ये है डॉटर का, इससे इसके वर्ड का यूज करके इसमें से जो ऑप्शन में ऐसा कौन है जिसको हम नहीं बना सकते।
चलिए चेक कर लेते हैं। डेट, तो DATE होता ही है डॉटर में, देखिए DA यहाँ पे है और TE है ये, यानी कि ये तो नहीं होगा, ये बन जा रहा है। हर्ट की बात करें तो HURT ये भी ना बनेगा क्योंकि ये भी बन जाएगा इससे, ठीक है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अगर टफ की बात करें तो एक देखो डॉटर में कहीं O है, डॉटर में तो O है नहीं, इसका मतलब कि डॉटर का यूज करके हम टफ को नहीं बना सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आंसर सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि डॉटर में O तो नहीं है ना, तो टफ बनेगा कैसे फिर। ओके, और यहाँ पे गेट को देखते हो तो गेट तो बन ही जाएगा क्योंकि उसमें शब्द है ही। ओके, समझ में आया। चलिए देखिए दोस्तों, क्या पूछा है हमसे कि एक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, हमें पता करना है। यानी कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए पहला और दूसरा तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो 2 से 2 यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तो ये तो बनने वाला है नहीं। पहले वाले से तो ना बनेगा, पहले और दूसरे से। आइए दूसरे और तीसरे से चेक करके देख लेते हैं हम। अगर दूसरे और तीसरे से चेक कीजिए तो देखिए इसमें कुछ कॉमन है, हाँ एक कॉमन है, एक उभयनिष्ठ है, एक को हम जाने देते हैं। तो एक के क्लॉकवाइज में क्या आएगा 2 यहाँ से, और इसके एक के क्लॉकवाइज में क्या आएगा 3, यानी कि 2 के अपोजिट में 3 आ गए। अब 2 के क्लॉकवाइज में क्या आएगा 4, और 3 के क्लॉकवाइज चलते हैं क्या आएगा 6। यानी कि सीधी सी बात है, हमें मिल गया। हमें 2 का ही अपोजिट पूछ रहा है तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है हमसे कि दी गई प्रश्न आकृति में से सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही जल प्रतिबिंब का चयन करना है। अच्छा, ये प्रतिबिंब जो है, जो ये जल प्रतिबिंब है, यानी कि ये ऐसे होगा, ऐसे जल प्रतिबिंब जो है। एक बात देखो आप, जब हम जब जल प्रतिबिंब की बात करते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है ना वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो जब आप इसे उलाटोगे तो ये जैसा ये वाला है, जो ये हमारा वर्ग दिया हुआ है, ये तो सेम का सेम रहने वाला है। उल्टेगा क्या, तो उलटने वाले में हमारी जो ये त्रिभुज जैसी आकृति है, ये वाली जो त्रिभुज जैसी आकृति है दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी ना। ये जो त्रिभुज वाली आकृति ये ऐसे हो जाएगी और हमारा ये ऐसे रहेगा, क्योंकि जो नीचे ऐसे आया है ये वाला, ये ऊपर हो जाएगा। तो ऐसी कोई आकृति देखो, ये तो होगा नहीं ए वाला, क्योंकि वो जस्ट सेम का सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। चलिए, ये वाली तो होगी नहीं क्योंकि जैसी है वैसी है, काटिए। अब देखो बी वाली, भाई बी वाली तो होनी ही है क्योंकि ये उलाट दिया है उसको और इसका अपोजिट यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो बी वाली ही सही होगी। सी वाली नहीं होगी क्योंकि ये इसमें जो आयत है वो टेढ़ा है, और डी वाली तो वैसे नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही है, बी वाली सही है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है यहाँ से। समझ में आया क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, जो त्रिभुज वाली आकृति है ना वो ऐसे सीधी हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ, जो उसका पॉइंट जो नुकीला है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो ये वर्ग की स्थिति है ना वो तो सेम टू सेम रहेगी। जबकि सी वाले में ना वर्ग को तिरछा कर दिया, तिरछा कैसे होगा, सीधा ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर वीडियो पसंद आता हो ना तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए। कह रहा है कि अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है, ठीक है। अच्छा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है विद्यांशु का, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करता है, अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु जो है सूर्य की दिशा में यानी पूरब की तरफ कुछ किलोमीटर चलता है, पता नहीं है। कुछ समय बाद वह अपने दाएं घूमता है। अच्छा जी, दाएं घूम गया और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है दाएं घूम के, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है, वह पुनः अपने दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। अच्छा, अपने दाएं घुमा फिर ऐसे और चलना जारी, यानी वो चल ही रहा है, रुका नहीं है, चलना जारी रखता है, ठीक है, वो चल रहा है। कह रहा है कि अंत में विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है, ये चलता ही जाएगा। किस दिशा की ओर चल रहा है,
तो पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है। पूर्व ऐसे चलना शुरू किया, उसके अपोजिट में ऐसे आ गया, तो पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप देख लो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए, कह रहा है कि यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है। समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है। ठीक है, तो एक देखो, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई, हम एक व्यक्ति को यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति है, वह अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान। इस व्यक्ति की माँ का नाम क्या है? माँ है इस व्यक्ति की मैरी। ठीक है, इनकी माँ है मैरी। ओके, इनकी माँ मैरी है और मैरी की इकलौती संतान है। ठीक है, कह रहा है कि आपके मामा क्रिस्टोफर, मामा कौन होंगे उस व्यक्ति की? तो मैरी के जो ब्रदर होंगे वही तो मामा होंगे। क्रिस्टोफर जो है वो आपके मामा, यानी व्यक्ति के मामा जो क्रिस्टोफर है वो मारिया के पति हैं। अच्छा, मारिया के पति हैं। मारिया के पति हैं क्रिस्टोफर। ये हस्बैंड वाइफ हो गए दोनों, मारिया और क्रिस्टोफर, यानी मामा मामी हो गए व्यक्ति के। ठीक है, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन। ओके, सोफी मारिया की इकलौती बहन है। सोफी, अच्छा सोफी भी है। देखिए, सोफी जो है वो मारिया की इकलौती बहन है। कौन है? सोफी। अच्छा, मारिया और सोफी दोनों बहनें हैं। अच्छा ठीक है, इकलौती बहन है सोफी। ओके, जीनानाथ जो है सोफी की बहन का बेटा है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कौन है? तो इन दोनों का प्रोडक्ट कौन हो जाएगा? जीनानाथ। जीनानाथ जो है इन दोनों का प्रोडक्ट है और बेटा है। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। अब बन गया हमारा डायग्राम। तब जीनानाथ सोफी की बहन का बेटा। कह रहा है कि आपकी माँ का जीनानाथ से क्या संबंध है? यानी कि जो माँ है उनका जीनानाथ से क्या संबंध है? जीनानाथ से, तो जीनानाथ से क्या संबंध है माँ का? तो एक बात देखो यहाँ पे, ये जो है अपने, ये जो माँ है फादर की जो है वो बहन है। तो फादर की बहन है, जीनानाथ के फादर की बहन है, यानी जीनानाथ की बुआ है। तो यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पे ऑप्शन देखो, बुआ दिया है नहीं, पिता की बहन दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जीनानाथ के का फादर हुए कौन? क्रिस्टोफर, और क्रिस्टोफर की ये बहन है मैरी, है ना जी। तो क्या जीनानाथ की बुआ होगी या जीनानाथ के फादर की बहन हो जाएगी? यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ओके ठीक है, चलिए कह रहा है कि यदि एल का अभिप्राय प्लस है। अच्छा ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2, यहाँ पे देखो एन का मतलब क्या है? एन का जो है मल्टीप्लाई से 4। एल का मतलब क्या है? एल का है प्लस 21। पी का है, पी का भागा है 3। एम का क्या है? एम का है माइनस का 6। सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो आप, 8 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करो तो 7 हो गया, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कट जाएगा 7 बार में, और -6 तो कितना हो जाएगा? 7 में से 6 गया, यहाँ पे 1 और 8 और 1 कितना हो जाएगा हमारा? 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए करेक्ट। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्ग के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यानी कि हमें पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा के बीच में जो है वो वेन डायग्राम, इसमें से कौन सा सही है वही हमें फाइंड आउट करना। अच्छा, योद्धा किसे कहते हैं? जो अपने कार्य में कुशल हो। तो अगर योद्धा की बात करें तो देखिए, ये अगर योद्धा का है तो योद्धा में हमारा पहलवान भी आ जाएगा, और योद्धा की बात करें तो उसमें मुक्केबाज भी आ जाएगा। अगर ये योद्धा का चार्ट है तो योद्धा के अंतर्गत ही, जब ये योद्धा है तो योद्धा के अंतर्गत ही हमारा पहलवान भी आ जाएंगे, और उसी के अंतर्गत जो है हमारे मुक्केबाज भी आ जाएंगे। यानी कि जो इस तरह का साइन होगा
वही हमारा करेक्ट होगा। बात समझिए, कोई योद्धा है तो योद्धा जो है वो पहलवान भी हो जाएगा, मुक्केबाज भी हो जाएगा, वो भी तो योद्धा का हिस्सा है ना जी। तो योद्धा के अंदर ही मुक्केबाज और पहलवान आएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है हमारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाला डायग्राम, ये वो जो बाहरी है वो योद्धा का हिस्सा है और जो अंदर है वो पहलवान है यहाँ पे, और ये जो है हमारे मुक्केबाज है। ओके, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित रेखा चित्र में वर्ग जो है वो लड़कों को वर्ग, अच्छा ये बॉयज को, वृत्त आकार बौनों को वृत्त, ये बौनों को, वृत्त आकार बौनों को, और जो त्रिभुज आकार बैडमिंटन खिलाड़ियों को त्रिभुज बैडमिंटन खिलाड़ियों को, और आयत जो है वो लेखक को यानी राइटर को, आयत जो है वो राइटर को दर्शाते हैं। तो हमें प्रश्न का आंसर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कह रहा है कि कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है। बौने कहाँ है, बौने वृत्त को कहा गया है, जो लेखक हैं और वे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। अच्छा, कह रहा है हमसे कि जो लेखक हैं, कौन सा अक्षर उन बौने लड़कों को दर्शाता है जो लेखक है पर बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। अच्छा, बैडमिंटन का हिस्सा हमारा कौन सा है, तो त्रिभुज वाला है। लेखक हैं पर बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, लेखक है पर बैडमिंटन, तो एक बात समझो, जो बैडमिंटन वाला हिस्सा है ना, आप उसे अलग करो। देखिए, ये बैडमिंटन वाला इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है वो बैडमिंटन के साथ चला जाएगा, तो इससे बाहर आप देखो। और बौनों का जो हिस्सा है, तो बौनों का हिस्सा सिर्फ यहाँ तक जो है वो जो आएगा वही आएगा, क्योंकि इसके अंदर जाएंगे तो फिर बैडमिंटन वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। केवल इतना हिस्सा जितना मैं डार्क कर रहा हूँ उतना देखिए। और राइटर हो, लेखक है, तो लेखक वाले में जाओगे आप तो बौनों वाले में लेखक कौन हो जाएगा, तो जी हो जाएगा, क्योंकि जी ही तो यहाँ पे बच रहा है। राइटर वाला जो हिस्सा है इसमें बौने भी है और जी भी है। एफ जाओगे तो एफ बौनों से बाहर हो जाएगा, सिर्फ राइटर में आ जाएगा और लड़कों में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा सही होगा, तो आकार जी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये क्या है, कक्षा 8 के विद्यार्थी। अच्छा ठीक है, चलिए एक पजल है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कक्षा 12 के 6 विद्यार्थी हैं। क्यू, आर, यू, वी, वाई और जेड प्रत्येक की ऑनलाइन मेडिकल परीक्षा मंगलवार से शुरू होकर, अच्छा मंगल से, ये मंगल से शुरू होती है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। चलिए अब हमें यहाँ पे इनको करना है। अलग दिनों में होते हैं, शुरू होगा सप्ताह के रविवार को, समाप्त होना सप्ताह का, किंतु इसी क्रम में है आने वाला। अच्छा, यहाँ से शुरू है। कह रहा है कि उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है। यू से पहले किसी की भी परीक्षा नहीं है, यानी कि यू हमारा सबसे ऊपर होगा, क्योंकि इससे ऊपर अब तो कोई होगा नहीं। यू से पहले नहीं है। कह रहा है वाई की परीक्षा जो है यू के ठीक बाद है, तो यू के ठीक बाद वाई की परीक्षा है। ठीक है, भी की परीक्षा शनिवार को है, भी की परीक्षा शनिवार को है, और जेड की परीक्षा जो है वो भी से ठीक पहले है। जेड की जो परीक्षा है वो भी से ठीक पहले है। ओके, देखिए इजी है। क्यू की परीक्षा रविवार को नहीं है, तो क्यू जब यहाँ पे नहीं होगा तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और हमारा एक बच गया लास्ट में आर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखिए कितनी इजी क्वेश्चन है। चलिए हो गया। कह रहे कि निम्न में से किसकी परीक्षा गुरुवार को है, तो गुरुवार को क्यू की परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक कर देंगे, ये वाली। ठीक है, इसी लेवल के जो है क्वेश्चन या हमें जो ये पजल टाइप का है ये हमें देखने को मिलेंगे। बस इसका लेवल यही रहने वाला है, इससे ज़्यादा उठ के नहीं जाएगा। ये बैंक का परीक्षा रहता तो थोड़ा सा लेवल बढ़ता, लेकिन इसमें लेवल यही रहेगा। एसएससी, रेलवे और जो हमारे स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, उनमें लेवल यही रहने वाला है।
चलिए सिलोक्स का एक क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि सभी एलियन जो है वो लोग हैं, सभी एलियन, जितने एलियन हैं वो क्या है, वो लोग हैं, सभी लोग स्तनधारी हैं और सभी स्तनधारी वो क्या है, पशु हैं। ठीक है, सभी एलियन लोग हैं, सभी लोग स्तनधारी है और सभी स्तनधारी जो है वो पशु हैं। ठीक है, समझ जाओगे आप। चलिए अब देख लीजिए कि कुछ पशु स्तनधारी हैं, कुछ पशु जो हैं वो स्तनधारी है। हाँ जी, ये पशु से स्तनधारी ऊपर से नीचे आ रहे तो कुछ वाला फार्मूला यहाँ पे सेट करेगा, बिल्कुल सही है। सभी लोग जो हैं वो एलियन है, सभी लोग एलियन नहीं। देखिए ऊपर से नीचे लोग और एलियन ऊपर से नीचे आएगा ना तो सिर्फ कुछ वाला लगेगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाते हो तो कुछ और सभी दोनों लगता है। तो कह रहा है कि सभी लोग एलियन, ये गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 पालन करेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कथन है कि कॉलेज के लिए निकलने से पहले सीता अपनी माँ से खाना बनाना सीख रही है। यानी कि सॉरी कॉलेज जाने से पहले सीता को अगर अपने घर से बाहर कॉलेज को जाना है तो खाना बनाना सीख रही है। ऑब्वियस सी बात है, उसे खाना नहीं बनाना आता होगा तो बाहर जाकर फिर खाना कैसे बनाएगी, तो वही सीख रही है, ये कथन है। हम उसका निष्कर्ष देखिए, दो दिया हुआ है। सीता खाना बनाना नहीं जानती थी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सीता खाना बनाना नहीं जानती तभी तो वो खाना बनाना सीख रही है, यानी कि ये सही है। दूसरा कह रहा है कि सीता कॉलेज के लिए निकलने से पहले अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती। ये गलत है यार, देखो सिर्फ केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, इसमें इतना देर थी थोड़ी निकालना है। यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन मजेदार है। करे कि जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के सिरों पे खड़ी है। ये जानवी हो गई, ये प्रणीता हो गई, इस सिरों, ये एक पंक्ति है, वो पंक्ति के एक सिरों पे खड़ी है। ठीक है, जिसमें सभी विद्यार्थी का मुख उत्तर दिशा की ओर। ओके, जानवी और रवि के बीच में केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं। जानवी और ये रवि है, जानवी और रवि के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं, 26 विद्यार्थी खड़े हैं। और रवि और प्रणीता के बीच केवल 14 विद्यार्थी खड़े हैं। रवि और प्रणीता के बीच अगर देखो आप तो 14 विद्यार्थी खड़े। तो पूछ क्या रहा है कि पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अच्छा, इजी है, बिल्कुल इजी है, समझिए आप। विद्यार्थी यहाँ पे कितने हो गए, 26, यहाँ पे कितने हो गए, 14, 26, 14, ये तो बीच वाले विद्यार्थी हैं। और किनके बीच में थे तो एक हमारी ये हो गई जानवी, एक हो गया रवि, एक हो गई प्रणीता, यानी कि 1 2 3 3 और ऐड कर दो आप। तो देखो 26 और 14 कितना हो जाएगा, 40 और 3 43। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे भागिए। हमसे पूछ रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये आकृति दी हुई है ना, यहाँ पे हमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं। तो जब हमें त्रिभुज ज्ञात करने हैं, तो जब वर्ग के अंदर त्रिभुज रहता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा 1 2 3 4। तो ये 4 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 8। 8 तो यहाँ से हो गया, 8 हो गया। ये देखिए 9 हो गया, ये वाला एरिया। फिर ये एक बचा, ये वाला एरिया 10। फिर आया ये वाला एरिया 11, और फिर बचा हमारा ये वाला एरिया 12। यानी कि 4 यहाँ से हो गए, 8 और प्लस 4, यानी 4 का मतलब देख रहे हो ना आप, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 12। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए, कह रहा है कि प्रश्न आकृति में दिए गए आकारों के उपयोग से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। आकारों के उपयोग से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। अच्छा, जो प्रश्न आकृति में दिए गए हैं 3 ना डायग्राम, उसको मिलाकर कौन सी उत्तर आकृति हमें बनने को देखने को मिलेगी। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं जी। शार्प वाला चाहिए और फिर से टेढ़ा वाला भी चाहिए हमें। एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है।
ये तो बनेगा नहीं। बी वाला जो है हमारा कहीं से नहीं बनेगा ना, बी वाला नहीं बनेगा। सी वाले की बात करें अगर हम, तो सी वाला और डी वाला एक बचा, डी वाला ऐसे तिरछा हो गया है। हाँ ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रश्न आकृति का जो है यूज करके ऑप्शन नंबर सी वाला जो है, ये सी वाला जो डायग्राम है ना वो बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से, सी का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलिए, अच्छा एंड हुआ दोस्तों। देखिए आज के सेशन का एंड हुआ, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना उनको हमने बारी बारी से और बिल्कुल साधारण वे में, इजी वे में आपको बताने का मैंने प्रयास किया कि आपको समझ में आए। और दोस्तों देखिए हमारे जो एग्ज़ाम चल रहे हैं रेलवे के या एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये सेम लेवल जो है रहने वाला है, इससे लेवल जो है हाई नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया या आपको लगा हो कि हाँ कुछ इसमें बात है इस वीडियो में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी अपने कमेंट या राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।